सरकार की बात करते ही हैं, लेकिन आज हम एक बहुत पॉजिटिव खबर से बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट की, जिसमें बिहार के छात्रों का डंका बज रहा है। और चलिए, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा 2022 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इशिता किशोर ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। इशिता मूल रूप से पटना सिटी की रहने वाली हैं, वो अभी ग्रेटर नोएडा में रह रही है। तो वहीं दूसरे स्थान पर बिहार के बक्सर की बिटिया गरिमा लोहिया ने दूसरा स्थान हासिल कर बिहार का मान बढ़ाया है, जबकि 10वें स्थान पर पटना के राहुल श्रीवास्तव हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2022 का रिजल्ट आ चुका है। इस बार भी बेटियों ने बाजी मारते हुए पहले के 5 स्थानों में से 4 पर सफलता का परचम लहराया है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से जारी परीक्षा परिणाम में कुल 933 उम्मीदवार नियुक्ति के लिए चयनित किए गए हैं। इशिता किशोर ने पहला स्थान हासिल किया है, जबकि बक्सर की गरिमा लोहिया सेकंड टॉपर बनी है। तीसरे स्थान पर उमा हरती एन है, जबकि चौथे स्थान पर रही स्मृति मिश्रा। पटना के राहुल श्रीवास्तव को 10वां स्थान मिला है। बिहार की गरिमा लोहिया ने दूसरा रैंक लाकर राज्य का नाम रोशन किया है। गरिमा बक्सर की रहने वाली है। गरिमा की इस सफलता के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। गरिमा ने बक्सर में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद दिल्ली से स्नातक की डिग्री ली और सोशल मीडिया से मोटिवेशन मिलने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। न्यूज 18 से बातचीत में गरिमा ने परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को क्या संदेश दिया, आप भी सुनिए। जी, तो 10th तक मैंने यही बक्सर रह करके वुडस्टॉक स्कूल से पढ़ाई की और उसके बाद मैंने अपना 11th एंड 12th सनबीम हॉस्टल भगवानपुर से किया। फिर ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की और उसके बाद से मैं यही तैयारी कर रही हूँ घर पर रह कर ही। आप इतना बड़ा सपना देख रहे हैं तो आप बस मेहनत करते जाइए और बाकी सब कुछ आपके लिए फेवर में काम करेगा, बट आप अपने मेहनत में थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। मैं अपनी मम्मी को इसका सारा श्रेय देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत करी मेरे साथ और अगर उन्होंने इतना मोटिवेट नहीं किया होता तो शायद मैंने इसकी तैयारी भी नहीं शुरू की होती। तो शी इज माई मोटिव। बेहद ही साधारण परिवार से आने वाली गरिमा ने बिहार का न सिर्फ मान बढ़ाया है, बल्कि ऐसे लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा भी बनी है, जिनका सपना देश के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में अव्वल आना होता है। वैसे टॉप 10 में पटना के राहुल श्रीवास्तव ने भी 10वां रैंक हासिल कर बिहार की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। टॉपर के अलावा यूपीएससी की जारी लिस्ट में बिहार झारखंड के कई युवाओं के नाम शामिल हैं। न्यूज 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब समझिए कैसी यूपीएससी में बिहार का डंका बजा। सिविल सर्विसेज 2022 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इशिता किशोर ऑल इंडिया टॉपर बनी है। इशिता मूलतः पटना सिटी से हैं, अभी ग्रेटर नोएडा में वो रहती हैं, जबकि बिहार के बक्सर की गरिमा लोहिया को दूसरा स्थान मिला। तो वहीं पटना के राहुल श्रीवास्तव को 10वां रैंक प्राप्त हुआ। यानी यूपीएससी के 10 टॉपर्स में से 3 बिहार के हैं और यूपीएससी के 20 टॉपर्स में 4 बिहार के हैं। सेकेंड टॉपर बक्सर की गरिमा ने तो पूरे बिहार का मान बढ़ाया है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली से स्नातक करने के बाद गरिमा ने बिहार में ही रहकर तैयारी की। इशिता गरिमा की कामयाबी बताती है कि बिहार के बच्चे कितने टैलेंटेड हैं और किस तरीके से बिहार का दबदबा इस यूपीएससी रिजल्ट में देखने को मिला है। चलिए बढ़ेंगे आगे। विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में लगे नीतीश कुमार 3 दिन बाद बिहार लौट आए। अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही पटना में विपक्षी नेताओं की संयुक्त बैठक होगी, लेकिन फिर भी यही सवाल है कि क्या बैठकों से बात बनेगी। मुलाकातों के जरिए 2024 के लिए देश भर में महागठबंधन बनाने की जुगत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जुटे हुए हैं। विपक्षी एकता के लिए नीतीश 20 मई को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल हुए। 21 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले। 22 मई को दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और फिर 3 दिन बाद यानी मंगलवार को बिहार लौट आए। जेडीयू के नेता इसे बड़ी पहल बता रहे हैं।
गलत काम के खिलाफ मुहिम चला के गलत काम को बंद करना, ये तो अपने आप में एक समझिए कि बहुत ही शुभ मुहूर्त हो जाता है। नीतीश की पहल से कांग्रेस के नेता भी गदगद हैं। तो बिहारियों के लिए तो बड़ा दिन सामने है, देखिए ना। जबकि बीजेपी नीतीश की मुहिम पर चुटकी ले रही है। कोई इनको नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी ये बिन दुल्हन के बारात लेकर के चल रहे हैं। सवाल है कि जिस कांग्रेस को धुरी बनाकर नीतीश सबको एकजुट करने में जुटे हैं, उस कांग्रेस के साथ बाकी विपक्षी पार्टियां जुटेंगी और क्या कांग्रेस विपक्षी पार्टियों के लिए अपनी सीटों की कुर्बानी देगी? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। अब समझिए विपक्षी एकता की मुहिम में नीतीश कितना आगे बढ़े। नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। 12 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात होती है। 12 अप्रैल को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात नीतीश कुमार की हुई। 13 अप्रैल को सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचूरी, सीपीआई के महासचिव डी राजा से भी मुलाकात होती है। 24 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से भी मुलाकात की गई। 9 मई की बात करें तो ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिले। 10 मई को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात नीतीश कुमार ने की। 11 मई को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी के मुखिया शरद पवार से मुलाकात नीतीश कुमार की हुई। 20 मई को कर्नाटक सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार शामिल हुए। 21 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिले। 22 मई को दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। मुलाकात में विपक्षी एकता पर कांग्रेस नेताओं से बात हुई। मुलाकात के बाद 23 मई को नीतीश बिहार लौट आए। लेकिन सवाल है कि क्या मुलाकातों के बाद नीतीश की मुहिम कहां तक पहुंची, क्योंकि नीतीश ने जिनसे मुलाकात की उनमें से कई नेताओं की कांग्रेस से नहीं बनती। ऐसे में सवाल है कि बीजेपी विरोधी वोटों का बिखराव कैसे आखिर कांग्रेस रोकेगी। क्षेत्रीय पार्टियों के लिए निजी हित ज्यादा जरूरी है। राज्य विशेष में कुछ पार्टियां हैं जो बहुत ताकतवर हैं। केसीआर कांग्रेस की अगुवाई को क्या स्वीकार करेंगे, ये सवाल भी है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और केरल का आखिर तोड़ कैसे निकलेगा, यह भी बड़ा सवाल है। ममता बंगाल में सीटों पर क्या समझौता करेंगी? यूपी में कांग्रेस को बड़ी कुर्बानी देनी होगी। यूपी में अखिलेश चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीट उनके खाते में जाए। बिहार में भी समझौता करना पड़ सकता है। केरल के गणित का तोड़ निकालना सबसे पेचीदा नजर आता है। तो ये तमाम चुनौतियां विपक्षी एकजुटता को लेकर के मुंह भी खड़ा है, जिसका रास्ता तलाशने की कोशिश करनी होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। जिस दौर में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने में लगे हैं, उसी दौर में दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सिडनी के कुडोस बैंक एरिना में भारतीय मूल के 20,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमारे लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता भरोसे और सम्मान पर टिका है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा कि मोदी इज द बॉस। विदेश दौरों की कड़ी में मंगलवार को पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। पीएम मोदी की दुनिया भर में लोकप्रियता की कई तस्वीरें हमने पिछले 3 दिनों के अंदर देखी हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी का जो भव्य स्वागत हुआ, उस सम्मान से किसी भी भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। एयरपोर्ट पर भारतवंशियों ने वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारे लगाए। एयरपोर्ट का नजारा तो सिर्फ झांकी थी।
असली तस्वीर तो सिडनी के एरिना स्टेडियम में देखने को मिली, जहां प्रधानमंत्री ने 20,000 से ज्यादा भारतीयों को संबोधित किया और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत हुए संबंधों को लेकर बात की। भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमने समय के अनुसार खुद को ढाला है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों पर, फंडामेंटल्स पर हमेशा टिके रहे हैं। एरिना स्टेडियम में प्रवासी भारतीयों को अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साल 2014 में मैंने देशवासियों से किया वादा पूरा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोगों का जोश बता रहा है कि भारतीयों का भरोसा दुनिया में किस कदर बढ़ चुका है। आप सभी का एक सपना रहा है कि हमारा भारत भी विकसित राष्ट्र बने। है ना आपका सपना? है ना आपका सपना? है ना आपका सपना? जो सपना आपके दिल में है, वो सपना मेरे दिल में भी है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा, मोदी इज द बॉस। प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया में तेजी से बढ़ती लोकप्रियता से हर कोई वाकिफ है। पहले जापान, फिर पापुआ न्यू गिनी और फिर ऑस्ट्रेलिया में जोरदार और भव्य स्वागत से साफ हो जाता है कि आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोदी इज द बॉस कहने के मायने समझिए। ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज ने मोदी की तारीफ की। पीएम मोदी को बॉस कहकर संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमारे लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। भारत ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता भरोसे और सम्मान पर टिका हुआ है, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। समझने वाली बात यह भी है कि प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर हैं। पहले जापान गए, फिर पापुआ न्यू गिनी का उन्होंने दौरा किया। अभी पीएम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। पापुआ न्यू गिनी ने मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया। ऑस्ट्रेलिया में मोदी मोदी की गूंज सुनाई थी। खुद वहां के पीएम ने मोदी को बॉस तक कह डाला। और ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बता रही कि किस तरीके से भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। चलिए बढ़ते आगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। आरसीपी सिंह ने कहा है कि नीतीश में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। नीतीश बाबू हिम्मत चुनाव लड़ने की नहीं है जी। वो 2005 से मुख्यमंत्री चुनाव लड़े हैं क्या? वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो देखिए अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए, और साथ ही जो इनका आरजेडी और जेडीयू का विलय की बात चलते रहती है, अपने कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने की इस तरह की बात करते रहते हैं। अब ग्रामीण विकास मंत्री शरण कुमार के उस बयान को सुनिए जिसमें उन्होंने आरसीपी सिंह को चुनौती दी है। भारतीय जनता पार्टी को मैं चुनौती देता हूं कि उनको टिकट देके देखें। मुझे नहीं लगता है कि उनको कहीं से टिकट मिलेगा, लेकिन अगर हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में और उनकी लीडरशिप में, तो उनको टिकट देखे, नालंदा से देखे। कौशलेंद्र कुमार से 3 लाख वोटों से ज़्यादा अंतों से नहीं जीतेंगे तो हम लोग राजनीति से संन्यास लेंगे। अब देखिए, नीतीश को आरसीपी की चुनौती के मायने समझते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश 1985 में पहली बार हरनौत से विधानसभा के लिए चुने गए। इसके बाद से वो लगातार लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने आखिरी लोकसभा चुनाव 2004 में लड़ा था। उसके बाद से नीतीश कुमार ने कोई भी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। नीतीश ने 35 साल पहले आखिरी बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तब से लेकर अब तक नीतीश कुमार विधान परिषद के जरिए ही चुने जाते रहे हैं। कभी भी नीतीश कुमार ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा।
नीतीश के चुनाव नहीं लड़ने पर बीजेपी के नेता निशाना साधते रहे हैं। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं। इनका कहना है कि हार की वजह से नीतीश चुनाव नहीं लड़ते। तो ये सवाल भी लगातार बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं और आमने सामने आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। हत्या की घटनाओं से हिला बिहार। मधेपुरा में दुकानदार की हत्या। दानापुर में 2 लोगों को मारी गोली। छपरा में प्रेम प्रसंग में हत्या। जमुई में 2 साल के बच्चे की हत्या। समस्तीपुर में 12 साल के मासूम को मार डाला। क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? मंगलवार को बिहार के कई शहर हत्या की घटनाओं से हिल गए। कहीं मामूली विवाद में तो कहीं प्रेम प्रसंग में हत्या की वारदात हुई, जिसको लेकर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगा है। बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं, ये हम यूं ही नहीं कह रहे। इन 5 तस्वीरों को देख लीजिए। पटना, मधेपुरा, छपरा, जमुई और समस्तीपुर, इन 5 जिलों में मंगलवार को किसी न किसी की हत्या की गई। कहीं मामूली विवाद में अपराधियों ने गोली मार दी, कहीं 2 और 12 साल के बच्चे तक की हत्या कर दी गई, तो कहीं प्रेम प्रसंग में अपराधियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। मधेपुरा में दुकानदार को गोली मार दी गई। दानापुर के चित्रकूट नगर में तालाब के किनारे बैठे 2 युवकों को गोली मार दी गई, जिसमें से अनिल राय की मौत हो गई। एगो पोखरा वाला बा, वही मरोला जसवंत का नाम है। छपरा में प्रेम प्रसंग में हत्या हुई तो जमुई में 2 साल के बच्चे और समस्तीपुर में 12 साल के मासूम की हत्या कर दी गई। अपराध की ये खबरें बताने के लिए काफी है कि पुलिस यहाँ कितनी चौकस है। अब सवाल है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ क्या खत्म हो गया है? क्या क्राइम कंट्रोल पाने में